नमस्कार दर्शकों, मैं अग्नि जैन आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं आप सभी का, जिसका नाम है मंथन। आज हमारे साथ हैं बीएल पाटी जी, जो कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार पाटी साहब। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। पाटी साहब, अभी हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो इस विषय पर करेंगे कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान करने के लिए बोला है, पूरे देश में इसको लागू करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर आप प्रकाश डालें कि क्या है ये जजमेंट और किस तरह से क्या इफेक्ट करेगा। बिल्कुल जैन साहब, अभी 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जारी किया है, जिसमें 7 जजों की संविधान पीठ ने इस जज को जारी की है। तो बेसिकली इसमें 3 निर्णय इन्होंने करे हैं। 3 निर्णय में नंबर 1 का है कि अनुसूचित जाति का जो एक संविधान के अनुच्छेद 341 में जो वर्ग है, उस वर्ग का उपवर्गीकरण करना, मतलब कुछ जातियों को आरक्षण अलग देना, कुछ जातियों अलग देना, तो उसमें ग्रुप बना के उनको आरक्षण का फायदा देना, नंबर 1। नंबर 2 इसमें रखा है कि जिनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, उसकी दूसरी पीढ़ी को या उसको दोबारा लाभ नहीं मिले, दूसरा ये डिसीजन है। और तीसरा ये रखा है कि जो एक बार आरक्षण का लाभ लेके और उच्च हो गया, आर्थिक स्थिति उसकी सुधर गई, तो उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान कर दिया जाए, उसको आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं, वो सारा का सारा प्रावधान लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया। तो ये 3 को लेके निर्णय है। बेसिकली इसमें शुरुआत जो है वो पंजाब सरकार ने कहा था कि हम सब वर्गीकरण कर रहे हैं और हमारी जो है इसको छूट दी जाए, क्योंकि उनको हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उनके एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो ये 7 जजों की बेंच है, इसने जो है ये 3 तरह के निर्णय कर दिए। और ये निर्णय जब मूल जो आपके पास वाद आया उसमें तो है नहीं, जो सिविल रिट आई उसमें तो है नहीं, सिविल अपील थी, सिविल अपील में तो ये है नहीं, और आपने ये 3 तरह के और जोड़ दी। तो इससे क्या है कि समाज में एक तरह की एक डर पैदा हो गया, एक भ्रांति पैदा हो गई, और ये पैदा हो गई कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो हमारा तो जो आरक्षण मिल रहा था संविधान सम्मत, वो तो खत्म हो गया और हम तो जो है कहीं के नहीं रह गए। ये करके समाज में नहीं, मगर इसमें आरक्षण खत्म करने की तो बात कहीं नहीं गई है। इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्रीमी लेयर लागू कर दी गई है और उसके अलावा कोटे में कोटा की बात करी गई है। इसमें कहाँ आपत्ति है? इसमें आपत्ति ये है सर कि नंबर 1 कोटे में कोटा। तो कोटे में कोटा तो आपके मीडिया के थ्रू ये वर्ड आया है, कोटे में कोटा नहीं है। एक्चुअली उन्होंने कहा है सब क्लासिफिकेशन, उपवर्गीकरण। अब उपवर्गीकरण आप जैसे राजस्थान में आते हैं अपन, तो राजस्थान में अनुसूचित जाति की जो सूची है, जो शेड्यूल बनी हुई है, उसमें 59 नंबर तक आपके अनुसूचित जातियां हैं। अब 59 का आप उपवर्गीकरण कैसे करोगे कि कितने लोग किस जाति के नौकरी में लग गए, किस जाति के लोगों ने आपने कितना आरक्षण का लाभ ले लिया, और किस जाति की कितनी जनसंख्या है। ठीक है सर, आज की तारीख में राजस्थान में जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है अनुसूचित जातियों को, वो 1971 की जनगणना पे मिल रहा है। 1971 में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो परसेंटेज था वो 16% अनुसूचित जाति का था, 12% अनुसूचित जनजाति का था। आज हम 2024 में चल रहे हैं, तो हमारे पास 71 के आंकड़े पे आरक्षण मिल रहा है, तो 24 में आप कैसे निर्धारण करोगे? नंबर 1, पहले तो आपको आंकड़ा, और आंकड़े के लिए आपको जातीय जनगणना चाहिए। तो जातीय जनगणना हमारी 1931 के बाद स्वतंत्र भारत में जातीय जनगणना ही नहीं हुई। तो जब में जो हुई वो क्या था? नहीं, वो तो वर्ग की है। अच्छा, अनुसूचित जाति का आरक्षण है, एक वर्ग। बाकी उस वर्ग में जो 59 जातियां हैं, उनका कितनी जनसंख्या, वो हमारे पास आंकड़े नहीं है, क्योंकि हमने जातिगत जनगणना करी नहीं देश के अंदर। 1931 में हुई थी, और वो क्यों हुई थी? वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने अंग्रेजों से ये मांग करी कि साहब बिना जातीय जनगणना के हमारे जो लोग सदियों से गुलाम रहे, सदियों से अस्पृश्यता का जिनके प्रति व्यवहार रहा है, उनको अधिकार कैसे मिलेंगे? तो उनकी गिनती की जानी चाहिए।
तो अस्पृश्यता को आधार बना के एक वर्ग बनाया, उसका नाम है शेड्यूल कास्ट, कि जिन जातियों के साथ भारत में अस्पृश्यता का सामाजिक रूप से जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, उन जातियों का एक वर्ग बनाया गया और दैट वर्ग इज नोन एज शेड्यूल कास्ट। वो 1931, उसके बाद 1935 का इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट, जो इंडिया एक्ट पारित हुआ, उसमें ये अनुसूचित जाति का उस वक्त से ये वर्ग बनाया। तो ये वर्गीकरण है। 71 में भी ये हुआ कि अनुसूचित जाति में कितनी जो है जनसंख्या है, तो 16% जनसंख्या की, दैट इज वर्ग। और संविधान का आर्टिकल 341 341 आर्टिकल कहता है अनुसूचित जाति का कैसे जो है बनाना है, कौन बनाएगा, कौन उसमें ऐड करेगा जाति को और कौन उसको हटाएगा। और 342 जो आर्टिकल है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो 41 में जो प्रावधान कर रखा है कि अनुसूचित जातियां बनाने का जो अधिकार दिया है, जो सूचित करने का, जो सूची बनाने का अधिकार है, वो जो है संविधान ने माननीय राष्ट्रपति को दिया है, नंबर 1। और उसका पार्ट 2 कहता है 341(1) में तो राष्ट्रपति महोदय को दे दिया। अब कई बार क्या होता है कि कोई जाति और ऐसी रह गई जो अछूत है, और बाद में सर्वे करके पता चलता है कि ये साहब 10 परिवार है, 100 परिवार है, तो सर्वे में नहीं आया। नेचुरली देश बहुत बड़ा देश है, राजस्थान भी बड़ा है, तो अगर उस जाति को ऐड करना है, या कोई ऐसी जाति है जो गलती से एस्पिरेशन नहीं थी और गलती से उसमें अनुसूचित जाति के वर्ग में जुड़ गई, तो उसको ओमिशन करना है, तो ये अधिकार फिर दिया है पार्लियामेंट को। ठीक है कि पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ये सूची जारी कर देगा। अब आज की तारीख में माननीय न्यायालय ने निर्णय करके ये कह दिया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति की जो है उसमें जो है सब क्लासिफिकेशन कर सकती है, वो उनको फायदा बना सकती है, वो सूची बना सकती है। तो एक तो ये सबसे बड़ा ये है कि उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकार को देना मेरी दृष्टि में और अनुसूचित जाति के हितकारों की दृष्टि में ये एक्चुअली संविधान के अनुकूल नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं ये अधिकार राष्ट्रपति जी का है जो इन्होंने राज्य सरकारों को दे दिया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये दे नहीं सकते, पावर से बाहर है। तो इसमें क्या पार्लियामेंट या राष्ट्रपति महोदय दखल देकर कुछ कर सकते हैं? निश्चित रूप से करेंगे ही, और करना भी चाहिए। नहीं तो ये जो अपनी संवैधानिक प्रक्रिया है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें तो जो मर्जी है जैसे कर देगा। आपको मैं निवेदन करता हूं कि एक डिसीजन में एक जगह एक जज साहब बोलते हैं, माननीय जज साहब हैं मित्तल साहब, तो उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था, देश की वर्ण व्यवस्था जो है उसको उन्होंने प्रकृति प्रदत्त बता दिया। कैसे प्रकृति प्रदत्त? कि वर्ण व्यवस्था प्रकृति ने बनाई, भगवान ने बनाई है। अच्छा। और इसमें ब्राह्मण जो है ये काम करेगा, क्षत्रिय ये करेगा, वैश्य को यह निर्धारित है, शूद्र को यह निर्धारित है। और अगर आपने अपना कर्म अच्छा किया, आपने आपका काम अच्छा हुआ, तो आप जो है वर्ण में ऊपर जा सकते हो। ये हमारी जो है देश की संस्कृति बोलती है। हालांकि ऐसा संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन अगर माननीय न्यायालय के जज साहब अगर इस वर्ण व्यवस्था का हवाला देके और निर्णय करते हैं, तो इसमें आप सोचा जा सकता है कि किस तरह का निर्णय इस देश के संविधान की सम्मत कैसे होगा निर्णय। परंतु इसमें एक चीज जो मुझे लगता है कि जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू है, अगर वो क्रीमी लेयर SC ST में लागू कर दी जाए तो उससे कम से कम जो SC ST में जो लोग वंचित हैं, जो लोग अभी तक इसका आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए, उनको फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। क्यों? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का जो वर्गीकरण हुआ है उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? आज ओबीसी का क्रीमी लेयर जो है वो आर्थिक आधार पे उसको आरक्षण मिला है, और अनुसूचित जाति में कहीं आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अच्छा। ये है सामाजिक आधार पे, कि जब तक इन जातियों के साथ सामाजिक अन्याय होता रहेगा, इनको अछूत मानोगे, तब तक इनको जो है यहाँ संविधान में इनको आरक्षण का प्रावधान है। तो दोनों का आरक्षण का क्राइटेरिया डिफरेंट है, और आरक्षण जो है उसको संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के बनाया है। आरक्षण जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जैन साहब। अच्छा। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि किसी को नौकरी दे दी तो उसका आर्थिक स्तर सुधर जाएगा। नो,
अनुसूचित जाति को आरक्षण जो दिया है संविधान निर्माताओं ने, इस पे आपको डिबेट में जाना चाहिए। आप भी देखिएगा, संविधान जब लागू हुआ तो संविधान निर्माताओं ने जब उस पर डिबेट करी और अनुसूचित जाति की जब लिस्ट बनाई कि इसमें ये जातियां आई, तो वो सामाजिक आधार पे बनी थी। और आज हम क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पे उसको लाना चाह रहे हैं। तो ये जो जिन लोगों की सोच है, और माननीय न्यायालय को या तो गुमराह कर रहे हैं जिन्होंने भी ये प्रस्ताव रखा है कि अनुसूचित जाति का और ओबीसी बैकवर्ड कम्युनिटी जो ओबीसी हैं, उनका दोनों का जो सिलेक्शन है उसका आधार ही अलग है। ये कहना चाह रहे हैं आप कि उसका सामाजिक है और इनका आर्थिक है। आर्थिक है तो उसमें आर्थिक लिया जाए, तो आर्थिक में डाल दोगे। हाँ। आज आर्थिक में अनुसूचित जाति को डाल दोगे आप, तो क्या, चलो डाल दो 1 मिनट के लिए, मान लो आपने डाल दिया, तो क्या उसकी जाति बदल जाएगी? नहीं, जाति तो नहीं बदलेगी, परंतु इसमें एक तो समझिए जाति का प्रतिनिधित्व तो उतना ही रहेगा ना। मगर जो क्रीमी लेयर का लाभ लेके उच्च पदों पर बैठे हैं, वो अपने बच्चों को और आगे लाते रहते हैं। जो दूसरा बेचारा दलित है और पिछड़ा है, गांव का है, वो इसमें लाभ नहीं कर पाता, तो उनको लाभ मिलेगा। उसका जैसा क्या है, उसका लाभ जिस तरीके से ये निर्णय हुआ है उस तरीके से लाभ नहीं होगा। फिर किस तरह से होगा बताएं? उसका सर आर्टिकल 14, 15, 16 जो मूल अधिकार है उसमें स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है क्या? कि जो जातियां आरक्षण के उसका परिसीमा में आ रही है, तो उनको उस वर्ग में इतना उनको कंपीट करने के लिए सक्षम बनाया जाए। आज जैसे 16% हमारे पास राजस्थान में अपन ने आरक्षण का प्रावधान किया, हमारे राजस्थान में आरक्षण का SC का 16% किया है। तो 16% से जब आप कोई कैलकुलेशन करोगे सीटों की, वैकेंसियों की, तो एक बड़ा फिगर होता है। अब आपने 16% को जैसा आप 59 जातियों में मान लो आपने 4 वर्गों में बांट दिया, राइट सर, 4 वर्गों में 59 जातियों को बांट दिया, सब क्लासिफिकेशन कर दिया। ग्रुप ए को 4% दे दिया, ग्रुप बी को दे दिया, ग्रुप सी को दे दिया, ग्रुप डी को दे दिया, ठीक है। अब ग्रुप ए को 4% मिला तो 100 में से 4 पोस्टें मिली, बी को भी 4 मिली, सी को भी 4 मिली और डी को भी 4 मिली। अब क्या होगा सर, आज क्या हो रहा है कि आज तो 16% पे सारा खुला है, चाहे जो कंपटीशन दे सकता है, मेहनत करके एजुकेशन हासिल करके वो टॉप पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, 16 नंबर पे भी आ सकता है, ठीक है, खुला उसके पास आ जाती है। अब क्या हो गया, वो 4 में सिमट गया। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं होगी, अगर उसके पास वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कंपटीशन का माहौल है अगर वो अचीव नहीं कर पाएगा, तो वो कंपटीशन में रहेगा ही, तो वो बैकलॉग रह जाएगा, वो बैकलॉग रह जाएगा। बाकी जो वर्गों में नहीं, तो क्या होता कि जो वर्ग तैयारी कर रहा है, जो वर्ग कंपटीशन की तैयारी, एजुकेशन की बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, वो जो है कम से कम आरक्षण हित में जो उसका सिलेक्शन तो हो रहा है। लेकिन जो वर्ग पढ़ ही नहीं रहा है, जिसको एजुकेशन का पता ही नहीं है, अगर हमने उसको 4% सीटें दे दी, ठीक है, तो और उसको हमने एजुकेशन का पढ़ने का, कंपटीशन को फाइट करने का उसको जरिया दिया नहीं, उसको सिखाया नहीं, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा सर। तो वो खाली रह जाएगी, और जब खाली रहेगी तो वो बैकलॉग में जाएगी। नहीं, ऐसा होता नहीं है जनरली। मैं आपको बताऊं क्या है कि जो कंपटीशन वाली आप जो बात कर रहे हैं, ऐसा कई बार हमने देखा है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि जिसके 700 नंबर आए वो बेचारा रह जाता है, और जिसके 300 नंबर आए वो निकल जाता है, क्योंकि उसको आरक्षण मिला हुआ है। नहीं, आजकल ऐसा नहीं है सर, 300 और 700 का अंतर नहीं है। ये वो जमाना गया सर, ये 300 और 700 वाला अंतर ऐसा नहीं है। आज की तारीख में आप यूपीएससी की सूची उठा के देखो, इससे बड़ी तो एग्जाम नहीं है देश में। आरक्षित वर्ग का आदमी रिटर्न में जो सामान्य श्रेणी का आदमी उससे ज्यादा नंबर लाता है। नहीं लाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और कम लाते हैं उनके लिए बात। और नहीं, कम वाला तो सिलेक्ट ही नहीं होता। अब रहा आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में यूपीएससी में 250 नंबर का इंटरव्यू है। अब 250 नंबर में जो रिटर्न में टॉप नंबर ला रहा है, ज्यादा नंबर ला रहा है, उस आरक्षित वर्ग वाले को इंटरव्यू में कितने नंबर मिल रहे हैं, और जो रिटर्न में कम ला रहा है और सामान्य श्रेणी का है उसको इंटरव्यू में कितने नंबर मिल रहे हैं, तो वो मेरिट के ऊपर आ जाता है, क्योंकि इंटरव्यू के 250 नंबर बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, अब सीटें तो फिक्स है। आप कहते हो 300 वाला, 300 और 7 में तो सर 400 का अंतर होता है, किसी भी सूरत में सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये तो एक गलत थ्योरी है। आज आप कट ऑफ मार्क्स देखोगे
तो चाहे जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, कोई 1-2 नंबर का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। अच्छा, आजकल जो है ना सर, ऐसा नहीं है कि जो है 300 वाले को ले लिया, नो, कट ऑफ मार्क्स तय कर दिए। अगर कट ऑफ मार्क्स पे आप नहीं पहुंचोगे, अगर शेड्यूल कास्ट का भी उस कट ऑफ मार्क्स में नहीं पहुंचेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, वो वैकेंट बिल्कुल है, वो वैकेंट रहेगी, और जो वो सर वैकेंट रहेगी वो बैकलॉग में चलेगी। लेकिन क्योंकि सरकार का काम चलाना है, आदमी को बैठाना पड़ेगा, खाली जगह तो रखोगे नहीं, तो वहां किसको बैठाओगे? वहां कौन बैठेगा? कोई तो कोई बैठेगा। और निश्चित रूप से वो एससी और एसटी का आदमी तो नहीं बैठेगा, वो सामान्य श्रेणी का बैठेगा। मगर आरक्षित कोटे को तो सरकार जनरल से तो भर भी नहीं सकती। सर भर क्यों नहीं सकती? काम तो ले सकती। आज मान लो आप किसी पद पे हो, ठीक है, और हाईएस्ट जो आपके ऊपर का पद है वो मान लो खाली पड़ा है और वहां काम करवाना है, और अनुसूचित जाति का वो पद है, राइट। अनुसूचित जाति का आदमी उनको नॉट फाउंड सुटेबल हो गया कि योग्य आदमी हमें तो नहीं मिल रहा है, तो वहां काम चलाना है, तो आप किसको बैठाओगे? उस जो लोअर कैटेगरी का, लोअर ग्रेड का आदमी है उसको चार्ज देके वहां बैठा दोगे, भले तनख्वाह वो वहां के लिए, पोस्ट तो आपने भर दी, पोस्ट तो आपने भर दी, काम तो कर रहा है, लेकिन वहां उस आदमी को नहीं बैठाओगे जिसके लिए वो एलिजिबल है, जिसके लिए वो खाली जगह है, उस आदमी को वो चार्ज नहीं देंगे। तो ये एक तरह से बैकडोर एंट्री का सिस्टम है। और इसमें साहब अभी भी, आज भी देश में आपको निवेदन करूं कि 1971 की जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन मिलने के बाद भी भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालयों में और राज्य सरकारों के कार्यालयों में लाखों पद बैकलॉग के पड़े, लाखों के, हाँ, बैकलॉग के लाखों पद पड़े, तो वो क्यों नहीं भरे जा रहे? सरकार नहीं भरती। ये दिस द प्रॉब्लम इज कि जो काम जिसको करना चाहिए, अगर वो ईमानदारी से काम करे और अगर वो काम पूरा कर दे या कर देते, आज 70-75 साल देश को आजादी के होने के बाद भी अगर आज बैकलॉग रहता है इस आधुनिक युग में, तो किसकी गलती है? इस सरकारों की गलती है। और संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 मूल अधिकार है, ये अधिकार देता है सरकार को कि अगर कहीं बैकलॉग रहता है उसका कारण ढूंढा जाए और उस कारण को पूर्ति करने के लिए उस वर्ग को विशेष प्रावधान दिए जाएं, विशेष पढ़ाई करवाई जाए, विशेष कंपटीशन की तैयारी करवाई जाए, ताकि वो पद खाली नहीं रहे। तो जहां जिसको काम करना है जैन साहब, वहां तो वो काम कर नहीं रहा, वहां तो काम कर नहीं रहा, सीटें खाली होती जा रही है, खाली होती जा रही है। चलिए, आपकी बात समझ गया मैं। अब इसमें मुख्य मुद्दा से कंक्लूजन करते हैं हम, कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि क्रीमी लेयर का आपका मुख्य जो ऑब्जेक्शन है वो किस चीज पर है? कोटे में कोटा पर है या क्रीमी लेयर वाले पर है? सर मेरा ऑब्जेक्शन तो इस फैसले के पूरा ही ऑब्जेक्शन है, पूरा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि सब क्लासिफिकेशन होने से बैकलॉग बढ़ेगा, बैकलॉग बढ़ेगा तो इस अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सब क्लासिफिकेशन संविधान में अलाउ ही नहीं है। जब राष्ट्रपति को पावर है और संसद को पावर है, तो राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने पावर देके और एक गलत दिशा संविधान के विरुद्ध हो गया। तो पहला तो सब क्लासिफिकेशन गलत हो गया। अब रही बात क्रीमी लेयर की, तो क्रीमी लेयर होता है आर्थिक आधार पे आपको संरक्षण देना। अब आर्थिक आधार सिर्फ राजकीय सेवाओं से नहीं बनता साहब। आरक्षण तो उस वक्त संविधान वेताओं ने आरक्षण तो एक माध्यम बताया था, लेकिन ये कहा था आज की तारीख में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, आप सर्वे कर लीजिए राजस्थान और पूरे भारत में कि जमीनें कितने बीघा उनके पास है। चलिए, क्या आपके फिर आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी आपका। आज के इस मंथन के कार्यक्रम का सार ये निकला कि भाटी जी का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सब क्लासिफिकेशन का और क्रीमी लेयर का, उसमें थोड़ा सा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज इनके हिसाब से रहती है, क्योंकि उसमें अधिकार सीधे राज्य सरकार को दे दिए गए, जबकि ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति जी और पार्लियामेंट के हैं। धन्यवाद। विनीत जैन, न्यूज़ फ्लैश चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।